रंजन जी, मैं ये जानना चाह रहा हूं, देखिए बहुत टेक्निकल मामला है और ऐसा नहीं है, बहुत सारी याचिकाएं हर राज्य से लगभग लगी हैं इस मामले में, और कोई भी राज्य सरकार नहीं चाहती कि भाई उसके जो एम्प्लॉय हैं 10, 20, 25 हजार, 50 हजार, 1.5 लाख, 2 लाख उनकी नौकरी चली जाए। लेकिन इस पूरे मामले में एक एजेंसी ऐसी हो सकती है जो अलग अलग याचिकाएं और अलग अलग चीजों का खात्मा कर सकती है, वो हो सकती है केंद्र सरकार। इस मामले में केंद्र सरकार भी प्ली कर सकती है माननीय सुप्रीम कोर्ट के पास जाकर कि भाई अलग अलग राज्यों से दिक्कतें आ रही हैं, इसमें कोई बीच का रास्ता निकालिए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हम आपका एक साल और बढ़ाते हैं, पर अब जो है मध्य प्रदेश सरकार ये दोबारा जा रही है, तो क्या आपको लगता है इस प्ली को माना जाएगा कि 2005 से 2009 के बीच एक परीक्षा ली गई थी चयन से पहले, तो वो तो 2005 से पहले भी बिना परीक्षा के थोड़ी कोई शिक्षक बन जाता था? रंजन जी, परीक्षा तो तब भी देकर बनते थे। अभिलाष जी, देखिए बहुत क्लियर है, सुप्रीम कोर्ट के दोबारा जजमेंट के बाद जो पिछले साल आया अगस्त 2025 में, उसमें बहुत क्लियर है कि अब आपको छूट नहीं मिलेगी। इफ एंड बट नहीं है, उसमें पॉलिटिक्स होता रहा इधर उधर। लेकिन सुप्रीम कोर्ट जो आपने आरटी की बात की थी 2009 में, तो 2010 में जो नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन था, एनसीटी जो बोलते हैं, एनसीटी को बोला गया कि आप उसमें मिनिमम क्वालिफिकेशन आपको डिसाइड करना पड़ेगा। वो क्योंकि जो बच्चों की शिक्षा है अभिलाष जी, जो आर्टिकल 21A है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें उनका राइट बनता है। तो बच्चों का राइट है कि अच्छा एजुकेशन ग्रहण करें। उस अच्छे एजुकेशन को देने के लिए टीचर को भी देना पड़ेगा अच्छा, तभी तो हो पाएगा। बिल्कुल। तो उसमें कोई इफेक्ट बट नहीं है। लेकिन दूसरा जो ह्यूमैनिटेरियन जो एस्पेक्ट उसमें है, मानवतावादी जो एस्पेक्ट उसमें है, कि टीचर जो 25-26 साल काम कर चुके हैं, 20 साल काम कर चुके हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने एक छूट दी है कि जिनका रिटायरमेंट 5 साल से कम है उनको इस पात्रता परीक्षा से छूट है। लेकिन अगर वो परीक्षा नहीं देते हैं तो उनको प्रमोशन नहीं मिलेगा। अगर प्रमोशन चाहिए तो उनको भी परीक्षा देनी पड़ेगी। ओके। तो जो भी टीचर आपको परीक्षा देनी है, अब सवाल है कि सुप्रीम कोर्ट इसको राहत दे सकता है, स्टेट गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकती है, उनको भी सुप्रीम कोर्ट जाना ही पड़ेगा जी। लेकिन मामला यही है जो आप बता रहे हैं, बिल्कुल अच्छा बात है कि जो अपने यहाँ जो चयन परीक्षा में दे करके जो टीचर बने, वो भी तो चयन परीक्षा देकर, तो क्या 2 बार चयन परीक्षा देना ठीक रहेगा? सेकेंडली, अगर मान लीजिए अभी जो परीक्षा हो रही फेल हो गए, तो उनका 25-26 साल का नौकरी चली गई बेचारे के हमेशा के लिए। तीसरी बात है जो स्टेट गवर्नमेंट की चिंता है कि अगर मान लीजिए टीचर फेल हो जाते हैं, पास नहीं कर पाते हैं, तो जो पूरी शिक्षा व्यवस्था चल रही है अभी तक, वो उसमें चरमरा जाएगा। उसमें कैसे करेंगे वो? तो ये सब जो कंसर्न है लेकर के स्टेट गवर्नमेंट भी जाएगी, जो संगठन वो भी जाएंगे, क्योंकि अभी 15 साल तो एक पूरा हाई कोर्ट वगैरह में उलझा रहा मामला लीगल बैटल में अभी भी। तो सुप्रीम कोर्ट के क्लियर कट डिसीजन के बाद, जजमेंट के बाद, मुझे लगता नहीं कि और कोई राहत दे पाएगा। अल्टीमेटली आपको सुप्रीम कोर्ट जाना ही पड़ेगा। केवल मामला यह है कि जो चयन परीक्षा है वो क्या एनसीटी का जो मापदंड था, जो मिनिमम क्वालिफिकेशन का जो लेवल था, उसको मीट करता नहीं मीट करता है। अगर सुप्रीम कोर्ट कन्विंस्ड है मीट करता है तो छूट दे सकती है, नहीं तो आपको परीक्षा देना ही पड़ेगा। ठीक है, चलिए, बहुत अच्छे से आपने समझाया। रागिनी सैनी जी, अब मैं आपके पास आता हूं। आप ये मत सोचिएगा कि मैं नकारात्मक बातें कर रहा हूं, लेकिन मैं बस ये जानना चाह रहा हूं कि हम अपने आप को सही कैसे कोर्ट में प्रूव करेंगे। मुझे एक बात बताइए कि अगर आप 2005 से 2009 के बीच छूट मांगते हैं, तो ऐसे ही कई राज्य होंगे जो कहेंगे कि हमको भी दे दीजिए। और 2005 के पहले भी तो चयन परीक्षा हुई थी, बिना चयन परीक्षा के तो कोई शिक्षक बनता नहीं था। तो आपकी यह प्ली की चयन परीक्षा ऑलरेडी हुई है, यह सुप्रीम कोर्ट में टिकेगी कैसे? देखिए, 2005 से पहले चयन परीक्षा नहीं हुई है। जो 98 से 2005 की बात की जा रही है ना, उससे पहले चयन परीक्षा नहीं हुई है, डायरेक्ट भर्ती हुई है। अच्छा, है ना, कोई परीक्षा नहीं ली गई है। जो जिस निकाय में था उसकी वहां पर मतलब 98 से 2004 तक कोई परीक्षा नहीं हुई है। तकरीबन 6 साल बाद 2005 में पहली बार परीक्षा ली गई थी। तो वहां पर बाकायदा हमारी मार्कशीट पे लिखा गया है शिक्षक पात्रता परीक्षा, और वो व्यापम के थ्रू ली गई थी। अब व्यापम ने घोटाला कर दिया तो उससे हम शिक्षकों की तो गलती नहीं है ना कि हमने वो परीक्षा पास नहीं करी है। उस समय की जो भी आपका हमें पोस्ट लेने के लिए जो भी क्राइटेरिया था वो सब हमने पूरा किया, डीएड बीएड जो थे। उसके बाद जब आरटी एक्ट आया तो शिक्षकों को ये बोला गया कि बीएड या डीएड होना अनिवार्य है। तो केंद्र शासन के द्वारा एनआईओएस के थ्रू उनको बीएड और डीएड भी कराया गया, शिक्षकों ने वो भी किया। ठीक है, अपने जॉब में रहते हुए। तो हम तो यही मान रहे हैं ना कि हमने तो परीक्षा दी है, फिर हमारी परीक्षा को आधार क्यों नहीं माना जा रहा है? आप उसका रीजन दीजिए, ये रीजन हमें सुप्रीम कोर्ट बता दे कि वो परीक्षा पात्रता परीक्षा क्यों नहीं है।
अच्छा ठीक है, अब मुझे एक चीज अगर आप बताइए। टेट मान रहे हैं तो फिर 2009 से लेके 18 तक वाली पात्रता परीक्षा कैसे? क्योंकि वो भी टेट नहीं थी, टेट तो आई 2018 के बाद, तो आपको फिर लेना पड़ेगा 2017 तक के लोगों का। ठीक है, आप इसका भी आधार बता दीजिए कि आप उस परीक्षा को अगर मान रहे हैं तो फिर 2005 से 9 को क्यों परीक्षा नहीं मान रहे? ठीक है। अच्छा रागिनी सैनी जी, बड़ी अच्छी बात, एनसीटी के जो नॉर्म्स हैं जिसके तहत अभी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, जो रंजन जी ने कही, बहुत अच्छी बात थी। मुझे ये बताइए कि क्या आप लोगों की परीक्षा में न्यूनतम अर्हता, आयु सीमा, कट ऑफ, मेरिट लिस्ट, ये सारी बिंदु जो मुख्य बिंदु थे, क्या वो भी उसी तरह लिए गए थे जैसे आज की टेट परीक्षा में होते हैं? जी बिल्कुल लिए गए थे। हमारी न्यूनतम योग्यता मांगी गई थी, एक आयु सीमा का निर्धारण था, उसके बाद उसमें जिसका बीएड था, उस समय बीएड और डीएड अनिवार्य नहीं था, लेकिन जिस भी शिक्षक का बीएड या डीएड था उसको 20 मार्क्स एक्स्ट्रा दिए जाते थे, क्योंकि उन्होंने एक योग्यता अलग से की हुई थी। 2009 के बाद जो हो गया वो अनिवार्य हो गया कि जो डीएड या बीएड किया हुआ होगा उसी का फॉर्म सबमिट किया जाएगा और वही पात्रता परीक्षा देगा। तो उस समय भी हमने सारी जो नौकरी के लिए जो चीजें आहर्ताएं चाहिए थी वो सभी शिक्षकों के द्वारा दी गई थी, और हमारी मेरिट बनी थी, मेरिट के आधार पर हम लोगों ने अपने स्थानों का चयन किया था। ठीक है। अमित तावड़े जी, देखिए यहाँ पर एक बढ़िया एक सॉल्यूशन बनता तो दिख रहा है, जो प्ली अभी तक हमको लग रहा है, पता नहीं कोर्ट में हम इसको कितना साबित कर पाएंगे, लेकिन अमित तावड़े जी ये अगर चीज कर रही है और सरकार इस वैलिड ग्राउंड को लेकर के कोर्ट में जा रही है, तो कांग्रेस साथ देगी कि ठीक है भाई जाइए, लड़ाई लड़िए आप, विरोध अपनी जगह है, पर अगर कर्मचारियों के हित में, शिक्षक के हित में दोबारा सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी कर रही है मध्य प्रदेश सरकार, तो क्या आप स्वागत करेंगे इसका? इस सरकार को किसी से सहयोग की आवश्यकता कहाँ रहती है अभिलाष जी? मैं कथनी करनी में अंतर बताऊं इस सरकार की जी। क्या सरकार ने या शिक्षा मंत्री ने, रागिनी जी यहाँ पर बैठी हुई हैं, क्या किसी प्रतिनिधि मंडल को बुलाया, इनके विचार सुने, या कोई एक अधिकारी कर्मचारियों की और शिक्षकों की कोई कमेटी बनाई? इतना बड़ा वर्ग इतनी बड़ी संख्या में प्रभावित हो रहा है, क्या कोई कमेटी नहीं बनना चाहिए? क्या इन लोगों को बुला के बात नहीं करना चाहिए मुख्यमंत्री जी को या शिक्षा मंत्री जी को? अरे इन दोनों को तो छोड़िए, प्रमुख सचिव, मतलब आप समझिए कि कई समय से हमारे इस मध्य प्रदेश में सेक्रेटरी के भरोसे चला है स्कूल शिक्षा विभाग। आप समझो आप कितनी गंभीर है सरकार। 13,000 से ज्यादा मध्य प्रदेश में स्कूल ऐसे हैं जहां पे सिर्फ एक टीचर है। पिछले साल 6,70,000 बच्चों ने बीच में पढ़ाई छोड़ दी है। एक सर्वे हुआ था जहां पे कक्षा 3 के बच्चे शब्द तक नहीं पढ़ पाते थे। मध्य प्रदेश की ये स्थिति है। कई सैकड़ों स्कूल ऐसे हैं जहां पे हमारी बच्चियों के लिए शौचालय तक की व्यवस्थाएं नहीं है। और ये वही मध्य प्रदेश है जहां डीएड पीएड की फर्जी डिग्रियां तक ना आप अमित तावड़े जी, मैं आपसे सवाल ये कर रहा हूं कि जो दोबारा से सुप्रीम कोर्ट में जाकर के याचिका दायर करना, इस फैसले को कैसे देखती है विपक्ष की कांग्रेस पार्टी? अच्छा है, बुरा है, ये बताइए। देखिए, हम तो एक सकारात्मक विपक्ष होने के नाते हम तो ये चाहेंगे कि जल्द से जल्द इस समस्या का समाधान होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि शिक्षकों का क्या दर्जा है हमारे समाज में, इसको बताने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है अमित जी, ठीक है। डॉक्टर प्रेम व्यास जी, आपके पास आता हूं। डॉक्टर प्रेम व्यास जी, मुझे बताइए, तैयारी इस बार पूरी है ना? रागिनी जी से जितना मैंने सुना, जितना मेरी जानकारी है, जितना मेरी समझ है, मुझे लग रहा है कि अगर हमने ठीक ढंग से अपनी बात रखी तो शायद ये 60-70 हजार शिक्षकों को राहत मिल जाएगी। निश्चित रूप से सरकार तो पूरी संवेदनशीलता के साथ में अपना पक्ष रखेगी, टीचर्स का पक्ष रखेगी। और पूर्व में भी इसलिए मैंने कहा कि जब हमने जो रिव्यू पिटीशन दायर करी थी उसी के बाद 1 साल का कार्यकाल बढ़ा था। और अभी जो न्यायिक प्रक्रिया में जो आदेश होते हैं, उन आदेश के अवलोकन के पश्चात न्यायिक प्रक्रिया के अनुसार पूर्व में अगर कोई एग्जाम्स ली जा चुकी है और उसका अवलोकन नहीं किया गया है, या जो पूर्व के नियम 2009 का आरटी एक्ट है उसमें अगर छूट की बात है, तो उनको प्रमुखता से रखा जाएगा कि इन विषयों को, क्योंकि पूर्व में एग्जाम्स हो चुकी है, उनके विधिवत जो उनका चयन प्रक्रिया थी वो विधिवत पूरी प्रक्रियाओं का पालन किया गया है। अंतिम आदेश के पश्चात सरकार रिलीफ के लिए अपील कर सकती है। और इसीलिए मैंने कहा, और जिस बात को अमित तावड़े जी कह रहे थे, मुझे बताइए ना, ये कह रहे कि ड्रॉप आउट रेट, आज 0 से 5 का ड्रॉप आउट रेट क्या है? आज 0 से 5 का ड्रॉप आउट रेट 0 हो गया है। और आदरणीय खुद ही बता रहे हैं कि 2005 के पहले तो मैकेनिज्म ही नहीं था।
भाई केमिकल्चर ला के सिगरेट के पैकेट पे नियुक्तियां होती थी, मैकेनिज्म आया 2005 के पश्चात, उसके बाद टेट क्वालिफिकेशन को लेके जैसी गाइडलाइन बनी थी उस गाइडलाइन के अनुसार भी कार्य किया गया। पूर्व में अगर कोई टीचर्स उससे प्रभावित हुए थे उनको लेके न्यायिक लड़ाई भी लड़ी गई, और मुझे लगता है आज न्यायालयीन प्रक्रियाओं का पालन न्यायालयिक प्रक्रियाओं से ही होगा। जो बातें चर्चा से संभव हो सकती है वो चर्चा से होती है, लेकिन अपने राज्य में ना न्यायालयीन प्रक्रियाओं का पालन करना है ना चर्चा करना है, सीधे तुगलकी आदेश जारी करके एग्जाम्स कंडक्ट करना है, और अगर टीचर्स प्रभावित होकर वहां पर प्रोटेस्ट करते हैं तो उनको जेल में ठूस दिया जाता है। चलिए ठीक है, आपका यह सवाल भी ले लेता हूं। ठीक है डॉक्टर प्रेम व्यास, आपका यह सवाल ले लेता हूं। ठीक डॉक्टर प्रेम व्यास जी, आपका बड़ा सवाल छूट गया था। अमित तावड़े जी जरा जवाब दीजिए। आपको यहाँ के कर्मचारी और शिक्षकों के लिए इतना प्रेम है, हिमाचल और जहां पर कांग्रेस शासित राज्य है कर्नाटक, वहां पर आप आदेश जारी कर देते, वहां आप क्यों नहीं जा रहे सुप्रीम कोर्ट में भाई इनकी बात करने? सबसे पहले तो मैं अपने भाई की बात का जवाब दे दूं कि 2005 के पहले ऐसा होता था, कांग्रेस में ऐसा होता था। व्यापम में तो सबकी लिस्टें आ गई, गिरफ्तारियां भी हो गई कि किस किस ने क्या करा नाम से। डॉक्टर प्रेम व्यास जी को यदि एक भी नियुक्ति वो बता दे हमारे जमाने की, यदि एक भी नाम याद हो, एक भी कोई कार्रवाई हुई हो तो मुझे बताइए। आपकी सरकार है, 56 इंच के सीने की सरकार है, पंच से लेकर प्रधानमंत्री ठीक है। अब ये बताइए सर कि बाकी आपके राज्यों शासित राज्य जो कांग्रेस के हैं वहां आप शिक्षकों के साथ क्यों नहीं है? पैनल पर बैठकर दर्शकों को मिसगाइड करना, आप विषय को भटकाना, ये अच्छी बात नहीं है। ये बहुत ही एक गंभीर मुद्दा है। मैं अभी भी बोलूंगा सरकार को कि ये सरकार चाहे विपक्ष को बिठा ले या जो शिक्षकों का जवाब ये कह रहे हैं मिसगाइड कर रहे हैं, मतलब 24 ने इतने अच्छे मुद्दे को आज उठाया है, मुझे लगता है कि इसकी सार्थक चर्चा यहाँ पर होना चाहिए। अमित जी, आप हिचकिचा जाते हैं। आपसे मैं पूछ रहा हूं कि कर्नाटक में, हिमाचल में कांग्रेस की सरकार है, वहां भी सेम मुद्दा है, वहां भी कई शिक्षकों की नौकरी पर तलवार है, आप क्यों नहीं जा रहे सुप्रीम कोर्ट? वहां की राज्य सरकार क्यों नहीं जाती भाई? या वहां की सरकार ने बुलाया क्या बीजेपी के लोगों को कि आइए विपक्ष के लोग बैठिए इस पर? जब आप नहीं बुलाते तो ठीक है, और बीजेपी की सरकार नहीं बुलाते तो गलत है। मैंने सबसे पहले ही जब आपने मुझे ये बोला, मैंने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने हमारी सरकारों के बारे में कहा, तो उसको दोहराने की आवश्यकता नहीं है। यदि 10 मिनट पहले का मेरा वक्तव्य सुन लेंगे तो हमारी सरकारों में क्या स्थिति है शिक्षा की, वो आपको स्पष्ट हो जाएगी। चलिए ठीक है, मैं समझ गया। तो प्रश्न है ठीक है ना वो ठीक है, वो उसको अवॉइड कर रहे हैं। रंजन श्रीवास्तव जी के पास आता हूं। रंजन जी, अवॉइड नहीं कर रहा हूं, आप यदि सुनेंगे तो आपके चैनल पे अभी की बात भाई आप गोल गोल घुमा रहे हैं। हमारे तेलंगाना में और कर्नाटका में तो विधिवत शिक्षकों की भर्ती नियमानुसार वो लगातार होती रहती है। सर वो हम बात ही नहीं कर रहे, हम आपसे सवाल पूछ रहे हैं खेत का, आप हमें जवाब दे रहे हैं खलियान का। मैं पूछ रहा हूं कि शिक्षक पात्रता परीक्षा से राहत दिलाने के लिए हिमाचल या कर्नाटक के छात्रों शिक्षकों के लिए क्या आप सुप्रीम कोर्ट जा रही है वहां की राज्य सरकार दोबारा? आप कहीं और, आप कुछ और बात कर रहे हैं। चलिए ठीक है, मैं समझ रहा हूं आप नहीं बोल सकते, वो दिक्कत होगी। रंजन श्रीवास्तव जी आपके पास आता हूं। रंजन जी, मैंने पहला सवाल आपसे इसीलिए किया था, ये राज्यों का, अलग अलग राज्यों का विषय जब तक बना रहेगा ये सियासत की भेंट चढ़ता रहेगा। क्या इसमें केंद्र सरकार को नहीं आ जाना चाहिए सुप्रीम कोर्ट में एक पार्टी बन करके कि भाई ये पूरे देश, क्योंकि पूरे देश की शिक्षा व्यवस्था का बात है ना, स्कूल शिक्षा व्यवस्था पूरे देश की है, और ऐसा भले ही वो राज्य का है लेकिन ये संवर्ती विषय में आती है शिक्षा की। अगर कुछ आपको बहुत बड़ा बदलाव करना है, इससे इफेक्ट होगा, वो जा सकती है एक पार्टी बन करके। केंद्र सरकार इसमें खामोश है। क्या आपको लगता है वक्त है कि राज्यों के साथ केंद्र सरकार भी कंधे से कंधा मिला करके जाए और बीच का जो आप कह रहे हैं कि संवाद से कोई रास्ता निकाल ले? ऐसा कारण है, देखिए जब आरटी लागू हुआ पूरे देश भर में लागू और सेंट्रल गवर्नमेंट के पहल पे लागू हुआ, तो सेंट्रल गवर्नमेंट का साथ में आने का एक वैलिड ग्राउंड है। दूसरा, कहीं भी कोई पार्ट अगर इफेक्ट होता है किसी भी स्टेट में तो पूरे कंट्री का एक पार्ट तो इफेक्ट हुआ। तो शिक्षा व्यवस्था चाहे तमिलनाडु को है, चाहे उत्तर प्रदेश का है, चाहे मध्य प्रदेश का है, पूरा देश का एक पार्ट तो इफेक्ट हो रहा है ना, तो उसमें तो बिल्कुल आना चाहिए। दूसरी बात है कि कुछ राज्यों ने, अभिलाष जी, एक रास्ता निकाला है। देखिए, अगर आप सुप्रीम कोर्ट पे मान चलेंगे कि सुप्रीम कोर्ट मान जाएगा तो नहीं मान तो क्या करेंगे आप? जी हाँ, बिल्कुल। तमिलनाडु ने रास्ता निकाला, एक विशेष परीक्षा आयोजित की है, नंबर 1, 3 बार आयोजित करेंगे, और साथ में शिक्षकों के प्रशिक्षण की व्यवस्था भी हो रही है। उत्तर प्रदेश ने किया है कि जो टीचर ऑलरेडी अपॉइंटेड हैं उनका इन हाउस वो टेस्ट लेंगे, वो उनको साथ में परीक्षा वो देते जाएंगे। क्योंकि टीचर्स की प्रॉब्लम क्या है, वो पढ़ाए बेचारे या पढ़े, दूसरा एग्जाम की तलवार लटकी हुई है, उस स्ट्रेस से क्या पढ़ा पाएंगे? तो ऑलरेडी एजुकेशन इफेक्ट हो रहा है, बच्चे इफेक्ट हो रहे हैं जी। तो ऐसे में कुछ त्वरित डिसीजन लेना पड़ेगा, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, स्टेट गवर्नमेंट हो, और मेरे बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूँ, दोनों मिलकर काम करना पड़ेगा। चलिए, पूरे देश की जो शिक्षा व्यवस्था है उस पर आँच ना आए।
ये दिक्कत यही है कि हमारी सियासत इतनी भारी पड़ जाती है भाई, जब अपने हिमाचल के बच्चे हों या शिक्षक हों, मध्य प्रदेश के हों, कर्नाटक के हों, ये मिलकर के एक सामूहिक एक याचिका लगा देना जो वैलिड 3-4 पॉइंट है। अलग अलग याचिकाएं लगती हैं, अलग अलग कोर्ट में जाती हैं, फिर वो धीरे धीरे करके सुप्रीम कोर्ट में पहुंचती हैं, फिर 32-85 याचिकाओं को एक बार सुना जाता है, तो उसका हश्र यही होता है। जब आप 15 साल निकल गए, इसी में 15 साल निकल गए, और सुप्रीम कोर्ट की भी बहुत अच्छी मंशा है कि हमारे बच्चों को गुणवत्ता युक्त शिक्षा मिले। पर हाँ, ये बात भी बहुत वैलिड है कि कोई भी फैसला, अगर मैं आज नौकरी पर आया किसी वजह से और मुझे 20 साल बाद ये कह दिया जाए कि आपके पास ये डिग्री नहीं है, या तो डिग्री ले आओ या नौकरी छोड़ दो, तो वो भी नैसर्गिक न्याय के खिलाफ दिखाई पड़ता है। तो इसके हिसाब से बीच का रास्ता निकालना चाहिए, और इसकी ये लड़ाई मुझे लगता है बीजेपी कांग्रेस को सियासी मसलों से दूर करके एक साथ, और केंद्र और राज्य सबको एक पार्टी बन के जाना चाहिए, ताकि सुप्रीम कोर्ट को दिखना चाहिए कि बड़ा मुद्दा है और हम इसका बीच का कोई निदान चाहते हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने बहुत राहत दी है, पर वो बच्चों की गुणवत्ता की स्थिति को लेकर के बहुत ज्यादा चिंतित है, और वो होना भी चाहिए क्योंकि सरकारें वो नहीं कर पाई, और इसलिए अब कोर्ट को इसमें दखल देना पड़ा। बहुत शुक्रिया अदा करता हूं डॉक्टर प्रेम व्यास जी, अमित तावड़े जी, रागिनी सैनी जी और रंजन श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस डिबेट का हिस्सा बनने के लिए। तमाम दर्शकों का शुक्रिया। नमस्कार।